बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ स्पेशल। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 मामलात पर बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन आज से 30 साल पहले टूटा था। क्या हुआ, कैसे टूटा, आज के इस प्रोग्राम में इस मामले पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका की मशरक़ वुस्ता में जो मुदाखलत है उसका भी जिक्र किया जाएगा, और ज़िमनी इंतखाबात में जो सूरत हाल अब हो चुकी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, उसका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले रशिया की बात कर लेते हैं। जब एक खुफिया एजेंसी केजीबी के साबिका अफसर 2 दहाइयों कबल रूस के सदर बने तो मगरबी ममालिक में हर किसी की जुबान पर यही सवाल था कि मिस्टर प्यूटन कौन है। आज वो सवाल तब्दील हो गया है और अब सब यही पूछ रहे हैं कि मिस्टर प्यूटन क्या मंसूबा तैयार कर रहे हैं। हजारों रूसी फौजी यूक्रेन की सरहद पर तैनात किए गए हैं। मॉस्को में मगरबी ममालिक के खिलाफ बयानियां उरूज पर है और रूस की जानिब से किया गया एक सफारती इक़दाम जो संजीदा बातचीत से ज्यादा मगरब को धमकी देने की कोशिश नजर आती है। तो क्या ये सब तैयारियां एक बड़े रूसी फौजी ऑपरेशन के लिए हैं? क्या यूक्रेन पर कब्जे की तैयारियां की जा रही हैं? और क्या ये तमाम इक़दामात जंग का पेश खैमा है? सोवियत यूनियन के खात्मे को 30 बरस गुजर चुके हैं। सदर प्यूटन ने इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सानहा करार दिया था। उन्हें इस बात का अब भी अफसोस है कि सर्द जंग का इख्तिताम मॉस्को से जमीन, असर रसूख और सल्तनत खोने की सूरत में हुआ। उन्होंने एक हालिया रियासती टीवी डॉक्यूमेंट्री में कहा कि सोवियत यूनियन का खात्मा क्या था। यह दरअसल तारीखी रूस का खात्मा था। हमने 40% अराजी खो दी। अक्सर वो चीजें जो हमने पिछले 1000 बरस में समेटी थी खो दी गई। क्रेमलिन को इस बात का भी अफसोस है कि नीटो ने सर्द जंग के बाद से मशरिक की जानिब अपना असर रसूख बढ़ाया है, जबकि मॉस्को की जानिब से मगरिब पर यह इल्जाम आयद किया जाता है कि उन्होंने वादे तोड़े हैं कि यह नीटो इत्तेहाद मशरकी यूरोप में दाखिल नहीं होगा जो साबिका सोवियत यूनियन का हिस्सा था। नीटो का कहना है कि ऐसा कोई वादा कभी किया ही नहीं गया था। गुज़श्ता हफ्ते डिप्टी वज़ीर ख़ारजा सर्जेई रियाबकोव ने इस सिक्योरिटी मुआहदे के मुसव्वदे की रूनुमाई की जिस पर मॉस्को अमेरिका के दस्तखत चाहता है। इस पर दस्तखत करते हुए अमेरिका को यह गारंटी देना होगी कि नीटो मशरकी यूरोप और यूक्रेन में अपनी कार्रवाइयां खत्म कर देगा। इस मुआहदे की तजावीज़ के मुताबिक नीटो इन ममालिक में अपनी अफवाज तैनात नहीं कर सकेगा जो कि 1997 के बाद के इत्तेहादी बने हैं। रूस की जानिब से साबिका सोवियत अराजी में भी नीटो की तौसी के खात्मे की बात की जा रही है। एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में मिस्टर रियाबकोवो से पूछा गया कि रूस की तजावीज दरअसल सर्द जंग के नताइज का असर नौ जायजा लेने के मुतरादिफ है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसे सर्द जंग के नताइज का असर नौ जायजा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम मगरिब की जानिब से हालिया सालों में रूसी मफाद के खिलाफ असर रसूख बढ़ाने की रविश का दोबारा जायजा ले रहे हैं। यह मुख्तलिफ तरीकों से किया गया है और इसमें मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल किया गया है। नीटो इस इल्जाम की तरदीद करता है कि इसके रूस के खिलाफ जारहाना इरादे हैं। मॉस्को की जानिब से क्रीमिया से 2014 में इल्हाक और मशरकी यूक्रेन में इसकी जानिब से फौजी कार्रवाइयों ने मगरबी ममालिक की जानिब से इस पर पाबंदियां लगवाई और व्लादिमीर पुतिन का रूस एक जारियत पसंद मुल्क के तौर पर सामने आया। यही वजह है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ाने से खदशात जन्म ले रहे हैं। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के जमाने की बात करेंगे, मशरक़े वुस्ता की बात करेंगे, और फिर जो अमरीकी सफारतखाना एक फौजी अड्डे की तरस पर काम करता है उस पर बात की जाएगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने से अमरीकी हुक्मरान आलमी और मशरक़ वुस्ता के खित्ते की सतह पर एक बहुत बड़े चैलेंज से रूबरू रहे हैं। ये चैलेंज अपने ज़ेर असर इलाकों में पेश आने वाले सदमात पर मुश्तमिल था, जिसके बायस इन इलाकों में अमरीका की पोजीशन शदीद मुतज़लज़ल हो गई है। जहां इसने फौजी मौजूदगी इख्तियार कर रखी थी, मुसल्लह कार्रवाइयों के नतीजे में होने वाले नुकसान के पेश नज़र अमरीका इन इलाकों में अपनी फौजी मौजूदगी कम करने और फौजी तनसीबात ख़त्म करने पर मजबूर हो चुका था। इसी सूरत हाल के पेश नज़र
امریکہ نے افغانستان سے اچانک اور سراسیمگی کے طور پر فوجی انخلا کا فیصلہ کیا۔ افغانستان سے امریکہ کا فوجی انخلا خود امریکی تجزیہ نگاروں کے بقول کسی طرح سے بھی میدان جنگ سے فرار سے مختلف نہیں تھا۔ دوسری طرف امریکہ نے عراق میں طاقتور انداز میں فوجی موجودگی کے لیے تمام ضروری اقدامات انجام دے رکھے تھے، جن میں سے ایک بغداد میں خطے کا سب سے بڑا سفارتخانہ تعمیر کرنا تھا۔ یہ امریکی سفارتخانہ ایک فوجی اڈے کی مانند ہے اور اس میں فوجی ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی مزاحمت کی کاری ضربوں نے امریکہ کو بہت زیادہ جانی اور سیاسی نقصان برداشت کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے باعث امریکہ عراق سے بھی فوجی انخلا پر مجبور ہو چکا ہے اور خود امریکی حکمرانوں نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے دسمبر کے آخر کو ڈیڈ لائن کے طور پر اعلان کیا ہے۔ لہٰذا عراق میں امریکی فوجی کچھ دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا سادہ بھی نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے، اور امریکہ درپردہ عراقی عوام اور اسلامی مزاحمتی قوتوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں مصروف ہے۔ امریکہ اپنے فوجیوں کو نیا روپ دے کر عراق میں ہی باقی رکھنے کی کوشش کر رکھا ہے، اور ایک طرف انہیں فوجی مشیر ظاہر کرنے کے درپے ہے، جبکہ دوسری طرف نیٹو کی چھتری بھی استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ عراق کے اسلامی مزاحمتی گروہوں نے امریکہ کے ان عزائم کو بھانپتے ہوئے اسے خبردار کیا ہے کہ وہ ان حربوں سے عراقی قوم اور اسلامی مزاحمت کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا، اور ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں اور چاہے کسی بھی چھتری کے نیچے سرگرمیاں انجام دے رہے ہوں۔ لہٰذا عراق میں امریکہ فوجی اور سیاسی لحاظ سے شدید بحرانی اور پریشان کن صورتحال کا شکار ہے۔ یمن کی اگر بات کریں تو یمن میں امریکہ کی ناکامیوں کی سطح فوجی میدان سے کہیں زیادہ اوپر جا چکی ہے، اور اس میں سیاسی اور سفارتی میدانوں میں ہونے والی ناکامیاں بھی شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے میدان میں انصار اللہ یمن چھایا ہوا ہے۔ یمن کا اہم ترین صوبہ مارب امریکی اتحادیوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے، اور عنقریب اس کے مرکزی شہر مارب پر بھی انصار اللہ یمن اور یمن آرمی کا کنٹرول بحال ہونے والا ہے۔ شام، لبنان اور مقبوضہ فلسطین میں بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی صورتحال مغربی ایشیا کے دیگر حصوں سے بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا امریکہ کو اپنی اسٹریٹجی میں بنیادی تبدیلی لاتے ہوئے مستقبل میں فوجی طاقت کا سہارا لینے کی بجائے نرم طاقت کو استعمال کرنا ہوگا۔ امریکہ کو درپیش چیلنجز کا سلسلہ یہیں تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ویانا میں ایران اور مغربی ممالک کے درمیان جاری جوہری مذاکرات میں بھی شدید صدمات سے روبرو ہو رہا ہے۔ یوں شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی سالگرہ کے موقع پر امریکہ سے آری خطے کی علامات ظاہر ہونے لگی ہیں، لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آئندہ آنے والے دن بتائیں گے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اسے امریکہ سمجھ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے یہ معاملہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے علم میں ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد بات ہوگی ڈسکا، خوشاب اور کراچی کے ضمنی انتخابات کے بعد کنٹونمنٹ اور پھر بلدیاتی چناؤ کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پہلے ڈسکا، خوشاب اور کراچی کے ضمنی انتخابات، پھر کنٹونمنٹ میں بلدیاتی چناؤ، اور اب خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کی شکست ایک طوفان کی طرح اٹھنے اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو روند کر اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونے والی جماعت نے انتخابی ناکامی کی ہیٹرک مکمل کر لی ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں دوسری بار اقتدار سنبھالا تو اس کے کارناموں میں دو نمایاں کارنامے شامل تھے: قابل رشک بلدیاتی نظام اور عوام دوست پولیس۔ 2018 کے انتخابات میں پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں میں ووٹروں نے عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر محاسن کے علاوہ خیبر پختونخوا کی کارکردگی کو یاد رکھا اور غیر معمولی توقعات وابستہ کیں۔ نظام عدل کی طرح پولیس سے پاکستان کے ہر شہری کو جا بجا شکایات ہیں، اور عمران خان نے سب سے زیادہ زور عدل و انصاف اور احتساب پر دیا۔ تحریک انصاف کی وفاقی اور 3 صوبائی حکومتوں سے عوام کو بجا طور پر یہ توقع تھی کہ وہ کچھ اور کریں نہ کریں پولیس کو عوام دوست بنائیں گے اور ہر ادارے محکمے میں میرٹ اور انصاف کی عملداری ہوگی۔ یہ توقعات کہاں تک پوری ہوئیں؟ اپوزیشن کے منفی پروپیگنڈے اور میڈیا کی تصویر کشی کو بالائے طاق رکھ کر ضمنی کنٹونمنٹ اور بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر غور کریں تو عوام کی مایوسی آشکار ہے، اور وفاقی حکمرانوں کے لیے سنجیدہ غور و فکر کی متقاضی بھی ہے۔ دنیا بھر میں
बल्दियाती इंतखाबात बिलउमूम किसी हुकूमत की मकबूलियत और अदम मकबूलियत और कामयाबी और नाकामी जांचने का पैमाना तस्वुर किए जाते हैं। गली महल्ले की सतह पर अवाम ये फैसला करते हैं कि गुजरे बरसों में किसी विफाकी या सूबाई हुकूमत की कारगुजारी कैसी रही। पाकिस्तान में अगरचे विफाकी और सूबाई इंतखाबात गली मोहल्ले की सतह पर तरक्याती मंसूबों और कारगुजारी की बिना पर नहीं बल्कि कौमी और बैनुल-अक़वामी इशूज़ पर सियासी बयानियों को मद्देनजर रखकर लड़े जाते हैं। मगर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में दो चीज़ें बहरहाल वाज़ेह होती हैं कि किसी जमात का अपना कारकुन किस कदर मुतमईन है और निचली सतह पर अवामी सोच क्या है। महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान में देरीना मसला है, मगर तहरीक इंसाफ के दौरे हुक्मरानी में ये गैर मामूली अंदाज में बढ़ी और बढ़ती ही चली गई। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। किसी भी हुकूमती ओहदेदार से सबब पूछा जाए तो वो आदाद शुमार के ढेर लगा देता है। मुमताज मज़ाहनिगार मुश्ताक यूसुफ़ी ने झूठ की 3 अक़साम बयान की हैं: झूठ, सफ़ेद झूठ और आदाद शुमार। हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से बयान करदा आदाद शुमार मुश्ताक यूसुफ़ी के दावे की तायद करते हैं। ज़िमनी कंटोनमेंट और बल्दियाती इंतखाबात के नतायज से साफ लग रहा है कि वोटर अब आदाद शुमार पर यकीन करने को तैयार हैं और ना ही मुआशी इस्तेहकाम के हुकूमती दावों पर एतमाद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का वो किला था जिसे ढाने के लिए ANP और मुस्लिम लीग बरसों से जोर लगाती रही, मगर जमीयत उलमा इस्लाम ने सबको हैरान कर दिया। एक मकबूल विफाकी जमात के हैवीवेट पहलवानों की पेशावर और दीगर शहरों में मौलाना फजलुर रहमान के पट्ठों के हाथों पिटाई महज महंगाई का शाखसाना नहीं, दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ अंदरूनी चपकलत से दो चार है। आतिफ खान, शहराम तरकई और महमूद खान के इख्तलाफात किसी से मख्फी नहीं हैं। परवेज खटक के घर में लड़ाई है और टिकटों की तकसीम में नाइंसाफी पर तहरीक इंसाफ के मुखलिस कारकुन दिल बर्दाश्ता हैं। खानेवाल में तहरीक इंसाफ के अपने देरीना कारकुन और 2018 में टिकट होल्डर मोहम्मद सलीम ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से PTI को धूल चटाई है और खैबर पख्तूनख्वा में भी कई आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुन और जख्म खोरदा हैं। महंगाई और बामी चपकलश के अलावा नाकामी में तीसरा अहम तरीन अंसर सूबाई हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है। अगर वज़ीर आला अवामी तकरीबात में महंगाई के वजूद से इनकार करें और वफाकी वज़रा महंगाई को अवाम की कुव्वत बर्दाश्त का करिश्मा करार दें तो गिरानी के सितम रसीदा वोटरों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? कम अज़ कम पेशावर, सवाबी, मर्दान के नतायज से हुक्मरानों की आंखें खुल जानी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का रद्द-ए-अमल सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों के लिए चश्मकुशा नहीं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, जिन्हें मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में कम नशिस्तें मिली और कौमी सियासत में मौलाना फजलुर रहमान की सौदेबाजी पोजीशन मजबूत हुई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला अभी बाकी है। अगर ये रुझान बरकरार रहा तो इमरान खान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के अलावा 2023 के आम इंतखाबात पर इसके गहरे असरात मुरत्तब होंगे। और कहने वाले तो ये बात भी कह रहे हैं कि 2023 तक मुश्किल से इमरान खान अपनी हुकूमत पूरी करेंगे और इसके बाद ये नज़र नहीं आएंगे। क्या वाक़तन ऐसा है कि इमरान खान नज़र नहीं आएंगे और क्या इमरान खान पाकिस्तान भी नहीं रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे? ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हालात कम अज़ कम यही बताते हैं कि अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कमोबेश बनती नज़र नहीं आती। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।